हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नवी क्लासेस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ 101 की यूनिट 11 जो कि है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स यानी कि सीमांत समूह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला प्रश्न है कि सामाजिक बहिष्कार की स्थिति में जिसमें कुछ लोगों या लोगों के समूह को सामाजिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है और कभी कभी शारीरिक हिंसा के अधीन किया जाता है, उसे आप क्या कहेंगे? तो चार विकल्प आपके पास है। पहला है सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन, दूसरा है हाशिए पर यानी मार्जिनलाइजेशन, तीसरा है संस्कृतिकरण और चौथा विकल्प है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपको चुनना था और वो क्या हो जाएगा? मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन जो है ये क्या होता है कि किसी भी जो सोशल ग्रुप हैं उनके साथ आप किसी भी बेस पर भेदभाव करते हैं, उनके कलर पर या उनके किसी भी शारीरिक हिंसा के अधीन उनको करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनलाइजेशन। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि 1998 में 24 घंटे मुफ्त टेलीफोन डायल सेवा चाइल्ड लाइन जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चाइल्ड लाइन जो है 1998 में शुरू की गई, ये ईयर भी आपको याद रखना है, और ये कौन से मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी, कौन सी मिनिस्ट्री ने, वो भी आपको बताना है। तो चार विकल्प है। पहला है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दूसरा विकल्प है कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, तीसरा विकल्प है मानव मामलों का मंत्रालय या चौथा विकल्प मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसने चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन जो है 1998 में 24 घंटे के लिए मुफ्त सेवा ये स्टार्ट की थी। तीसरा प्रश्न जो है वो है किशोर न्याय अधिनियम 1986 जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 उसको किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया? पहला विकल्प है कि संपूर्ण देश में किशोर को न्याय का एक समान स्वरूप प्रदान करने के लिए, दूसरा विकल्प है उपेक्षित बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास का प्रावधान करने के लिए, तीसरा विकल्प है सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी रूप से कोई भी बच्चा जो है वो जेल में बंद या पुलिस लॉकअप में बंद नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए, या फिर चौथा विकल्प कि उपरोक्त सभी जो है सही है। तो सही आपको जवाब चुनना था और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो है आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो किसके लिए शुरू किया गया? इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न होना चाहिए, जो पूरी कंट्री है उसके सभी हिस्सों में ये फैलना चाहिए, एक सेम जो है पैटर्न होना चाहिए, एक प्रोविजन होना चाहिए जिससे नेग्लेक्टेड जो चिल्ड्रन है उनको प्रोटेक्ट और रिहेबिलिटेट किया जा सके, और कोई भी जो चाइल्ड है वो जेल में डिटेन ना किया जाए, पुलिस लॉकअप में उसको डिटेन ना किया जाए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में विकलांग व्यक्तियों को 4 प्रकार के विकलांगों के रूप में परिभाषित किया गया? और ये 4 प्रकार कौन से हैं? दृश्य, लोकोमोटर, सुनवाई और भाषण और मानसिक विकलांगता। तो आपको बताना है कि कौन से पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, 5वीं, 7वीं या 10वीं, किसके अंतर्गत यह किया गया? तो यह किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको इसका ईयर भी याद रखना है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 2002 से लेकर के 2007 तक। इसमें जो है विकलांग व्यक्तियों को 4 जो डिसेबल पर्सन है उनको 4 डिसेबिलिटीज के रूप में उनमें बांट दिया गया था। तो वो क्या क्या थी? विजुअल, लोकोमोटर्स, हियरिंग एंड स्पीच एंड मेंटल डिसेबिलिटीज। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। वो है कि विकलांग व्यक्तियों के इलाज के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? आपको ऐसा कथन चुनना है कि जो उसमें से सही नहीं है, क्योंकि बचे हुए 3 विकल्प जो होंगे वो सही होंगे। तो पहला विकल्प है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि विकलांग व्यक्ति को अपने सपने और आकांक्षाओं के साथ दूसरों की तरह हैं उनके सपने भी। दूसरा विकल्प है कि उन्हें गरिमा के साथ अपने जीवन का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है। तीसरा विकल्प है कि उन्हें समाज पर बोझ के रूप में माना जाता है। चौथा विकल्प है कि हमें सार्थक अस्तित्व के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं, क्षमताओं और क्षमता की सराहना करने के लिए उनके साथ बातचीत करते समय संवेदी होने की आवश्यकता है। तो सही विकल्प आपको चुनना था कि मतलब कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना था। तो वो है आपका ऑप्शन बी कि उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी
पर्सन है, चाहे वो डिसेबल है चाहे वो एबल है, पर सबको जो है गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, तो उनको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। बाकी जो ऑप्शन थे ए, सी और डी वो बिल्कुल इसके रिगार्डिंग सही थे कि विकलांग व्यक्तियों के इलाज के संबंध में वो सभी कथन सही हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अनाथ और अपराधी बच्चों की दुर्दशा यह है कि वे समाज के द्वारा उपेक्षित और आमतौर पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरा विकल्प है कि उनमें कई रैग पीकर सामान उठाने वाले या अन्य छोटे व्यापारी शामिल हैं। तीसरा विकल्प है कि ए और बी दोनों सही हैं और चौथा विकल्प है कि नीदर ए नॉर बी इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका विकल्प सी, ए और बी दोनों सही है कि जो भी अनाथ बच्चे हैं, जो भी अपराधी बच्चे हैं, उनकी यही दुर्दशा है, यही प्लाइट है कि उनको सोसाइटी के द्वारा नेग्लेक्ट किया जाता है और अपना निर्वाह करने के लिए वो कूड़ा उठाने का काम, सामान उठाने का काम और भी जो है अन्य छोटे व्यापारी वाले काम वो करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ कि पितृसत्तात्मक समाज जो है, पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है, उसके बारे में गलत कथन आपको चुनना है। तो देखिए पेपर में एग्जाम में ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पर आपको उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ना उठा करके नेगेटिव एस्पेक्ट या जो नेगेटिव डेफिनेशन है वो पिक आउट करनी होती है। तो हमेशा अटेम्प्ट करने से पहले जो है क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो देखिए इसके बारे में, पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में आपको गलत कथन चुनना है। तो पहला विकल्प है कि पिता या सबसे बड़ा पुरुष जो है उसका मुखिया होता है। दूसरा विकल्प है कि परिवार के मुखिया को पुरुष लाइन से चुना जाता है। तीसरा विकल्प है कि विधवा महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और उन्हें परिवार का मुखिया बना दिया जाता है। चौथा विकल्प कहता है कि विधवा महिलाओं को उनके परिवार को से फेंडर और अलगाव की वजह से बहुत हाशिए पर रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, आपको गलत कथन चुनना था उसके बारे में, तो वो है गलत कथन ऑप्शन सी, क्योंकि विधवा महिलाओं के साथ पैट्रियार्कल सोसाइटी में कभी भी जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, ना ही उनको मुखिया बनाया जाता है, बल्कि उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। तो ये जो है इसका पैट्रियार्कल सोसाइटी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी इसके फीचर्स हैं, उनके अगेंस्ट है। बाकी जो है उसकी विशेषताएं हैं, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, क्योंकि पितृ जो है सत्तात्मक समाज ये है, तो इसमें पिता या जो मुख्य पुरुष होता है, बड़ा पुरुष होता है परिवार का, वही मुखिया बनता है और पुरुष लाइन से ही उसको चुना जाता है। और महिलाओं को जो है, विधवा महिलाएं, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। प्रश्न नंबर 8 है कि संकटग्रस्त महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है प्रासंगिक साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण का निर्माण। दूसरा है कानूनी सुरक्षा और परामर्श प्रदान करना। और तीसरा विकल्प है लिंग संवेदीकरण और उनके लिए शॉर्ट स्टे होम्स बनाना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी जो है वो इसके रिगार्डिंग सही पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर हम कंडीशन वीमेन की इंप्रूव करना चाहते हैं, जो वीमेन जो है डिप्रेशन से, डिस्ट्रेस से गुजर रही हैं, तो उनके लिए हमें ये सब विकल्प तो उठाने ही पड़ेंगे। हमें उनके लिए जो है लिटरेसी के लिए भी उनके वोकेशनल ट्रेनिंग का भी इंतजाम करना होगा। लीगल प्रोटेक्शन की उनको और काउंसलिंग की ज़रूरत है। शॉर्ट स्टे होम जो है उनके लिए बनाने पड़ेंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 9 है कि उच्च जाति के लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किस आधार पर भेदभाव किया। तो किस बेस पर जो है हाई सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने निम्न सोसाइटी के लोगों के साथ भेदभाव किया। पहला विकल्प है कि शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। दूसरा विकल्प है कि वे किसी प्रकार के काम करने के लिए मजबूर थे। तीसरा विकल्प है कि धार्मिक आधार पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए चारों जो है वो विकल्प इसके रिगार्डिंग बिल्कुल ही करेक्ट है कि प्योरिटी और पॉल्यूशन के बेसिस पर जिस तरीके का वो काम करते थे, जैसे कोई अगर किसी की एक फैमिली से कोई बार हो जाता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी जो है वही काम करेंगी। अगर कोई मोची है तो अगली उसकी पीढ़ियां वही काम करती हैं। तो इसी बैकग्राउंड के आधार पर और धर्म के आधार पर जो है, उसकी कास्ट के आधार पर जो है अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव हमेशा से किया जाता रहा है। प्रश्न नंबर 10 है कि नंदूराम ने संवैधानिक प्रावधान को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि उनके द्वारा वर्गीकृत श्रेणी कौन सी नहीं है, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसे नंदूराम ने जो है नहीं वर्गीकृत किया। तो विकल्प ए है शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित करना। दूसरा है भेदभाव या सामाजिक और धार्मिक विकलांगों को रोकना। तीसरा है मकान बनाने, कुआं खोदने आदि के लिए
अनुदान, सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन डी है उच्च जाति के लोगों को नियोजित ठहराने और धार्मिक आधार पर श्रेष्ठता के उनके दावे को वैध बनाने का प्रावधान करना। तो देखिए ये जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये उनके द्वारा जो है कोई वर्गीकृत श्रेणी नहीं है, क्योंकि नंदूराम जो है वो सोसाइटी से इस जो भेदभाव का जो ये कल्चर है इसको बिल्कुल मिटाना चाहते थे। तो उनके अनुसार जो है शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जो जातियां हैं उनके लिए प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करना ये एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण रहा। दूसरा कि वो भेदभाव को रोकना चाहते थे, हर तरीके का भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव वो रोकना चाहते थे। और वो चाहते थे कि जैसे भी कोई भी मकान बनता है या कुएं की खुदाई होती है, कोई भी ऐसा काम होता है तो उसके लिए कोई भी ऐसी सुविधाएं जो आम लोगों के लिए होती है तो उसमें सब जो है उसके लिए अनुदान प्रदान करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है कि जनजातियों के कल्याण केंद्रों का मुख्य मिशन क्या है। तो 4 विकल्प है इसमें, आपको बताना है कि इनमें से उनका मुख्य जो है मिशन वो क्या है। पहला है उन्हें अपराधी के रूप में पहचान से बचाना। दूसरा है कि यह दिखाना कि वे बाकी लोगों की तुलना में कम या ज्यादा अपराधी नहीं है। ऑप्शन तीसरा है इन जनजातियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान करना। या ऑप्शन डी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना। तो देखिए जनजातियों का कल्याण कब होगा, जब इन जनजातियों का सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होगा तो इनका कल्याण होगा। इनके वेलफेयर के लिए इनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत ही आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम के लिए दंडित किया जाता है क्या। ऑप्शन ए वेश्यालय रखने या परिसर को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति देना। ऑप्शन बी है कि सार्वजनिक संस्थानों या उनके आसपास वेश्यावृत्ति पर ले जाना। ऑप्शन सी है एक व्यक्ति को ऐसी जगह हिरासत में लेना जहां वेश्यावृत्ति होती है। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो इमोरल ट्रैफिक प्रोहिबिशन एक्ट है वो इन सभी जो पनिशमेंट है इन पर जोर देता है। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसी सभी जो भी दंडनीय अपराध होते हैं तो उनको रोकने के लिए जो है ये नियम बनाया गया है। और इसको आप कैसे याद रखेंगे, अनैतिक यातायात रोकथाम यानी कि इमोरल, इंग्लिश में भी आप इसको याद रख, इमोरल जो ट्रैफिक एक्ट है तो इंग्लिश में भी आप याद रखें, क्योंकि आपका पेपर जो है बाइलिंगुअल आता है तो आप आसानी से उसको नाम देखते ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके ध्यान में आ जाएगा कि ये किसके लिए दंड का प्रावधान जो इसके अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 13 है कि जनवरी 1953 में काका कालेलकर जो आयोग है वो गठित किया गया था, तो वो किसके लिए किया गया था। ऑप्शन ए है मानदंड की पहचान करने और ओबीसी की सूची को तैयार करने के लिए। ऑप्शन बी है पिछड़ेपन का एक समग्र सूचांकन विकसित करने के लिए। ऑप्शन सी है कि उनके लिए आश्रय गृह स्थापित करके व्यथित महिलाओं को मदद करने के लिए। ऑप्शन डी है कि विकलांग लोगों के स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया। तो देखिए जो काका कालेलकर कमेटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका इसका वर्ष भी याद रखना है। 1953 जो है इसमें ये कमेटी जो है गठित की गई थी। तो 1953 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में इसका वर्ष भी जनवरी 1953 ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट हैं उनमें से आपको उन आयोग में से बहुत चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के। तो इसका जो विकल्प ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका गठन किसके लिए किया गया था कि ऐसे मानदंड पहचान करें और ओबीसी की सूची फिर तैयार करें कि कौन कौन जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस में फॉल करता है। और 1979 में जो है मंडल कमीशन जो है उसको गठित किया गया था, उसका भी आपको याद रखना है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक संकेतकों से मिलकर पिछड़ेपन का एक समग्र सूचांकित विकसित करने के लिए मंडल आयोग की स्थापना जो है वो की गई थी। तो मंडल आयोग अगर पूछा जाए तो मंडल आयोग की स्थापना कब हुई, 1979 के अंदर मंडल आयोग बना। कब, 1979 के अंदर। और काका कालेलकर जो है वो 1953 के अंदर। तो ये वर्ष आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 14 है कि अनुसूचित जनजाति वह है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में फैला हो या फिर जो हमेशा विशेष प्रावधानों की प्रतीक्षा करता है
या जिसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के लिए अनुसूची में जगह दी गई है, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका विकल्प सी, जिसे राष्ट्रपति द्वारा जो है उस राज्य के में अनुसूचित जनजातियों में जगह दी गई है। जो भी ओबीसी की लिस्ट है वो जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो है कास्ट इसके अंडर आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि राष्ट्रपति जो निर्धारित करेंगे वही जो है ओबीसीज के अंदर वही कास्ट आएंगी। प्रश्न नंबर 15 जो कि है इस यूनिट का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया? तो देखिए इस सभा का गठन किसने किया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो भी ऑप्शन देंगे वो सारे सोशल रिफॉर्मर्स के ऑप्शन देंगे और उसमें आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे। तो इसको आपको याद रखना है कि बहिष्कृत जो हितकारिणी सभा है उसका गठन किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने। और बी आर अम्बेडकर ने जो है जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे, जो भी शेड्यूल्ड कास्ट थी, उन सब की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया है। तो इनका नाम जो है एक हमेशा जब भी हम बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों के अपलिफ्टमेंट की, तो बी आर अम्बेडकर जो है इनका नाम सब सुर्खियों में रहता है। तो आप याद रखिए कि बी आर अम्बेडकर ने जो है वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसका गठन किया था। तो इसके साथ ही इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अगर आप नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको सब लेने का तरीका वहां पर मिल जाएगा। सारी की सारी यूनिट्स जो है कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिलेंगी। एक ही पीडीएफ के अंदर सारी यूनिट्स के एमसीक्यूज होंगे और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपको दिए जाएंगे। तो आप जल्दी से आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी रिवीजन के लिए जो है वो परचेज कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।